हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में कर्मनाशा की हार कहानी को पढ़ेंगे, जिसे शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस तरह के नए नए वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग देर ना करते हुए इस कहानी को पढ़ते हैं। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे नई डीह वालों को इसका कोई खौफ न था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैलते हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की ये बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठे होते और कजली सावनी का ताल पर ढोल के ठनकने लगती। गांव के दुधमुहे तक ई बाढ़ी नदिया जिया लेके मानी का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नई डी से जा टकराया तो ढोलके बह चली। गीत की कड़ियां मुरझाकर होठों में पपड़ी की तरह छा गईं। सोखा ने तो जान के बदले जान देकर पूजा की। 5 बकरों की दौरी भेंट हुई, परंतु बढ़ी नदी का हौसला कम ना हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही। नई डीह वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। एक बाढ़ बीती, बरस बीता, पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छांव में सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नई डीह के वातावरण में हौलदिली छा गई। गांव ऊंचे अरार पर बसा था, जिस पर नदी की अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। ये बाढ़ ना थी, प्रलय का संदेश था। नई डीह के लोग चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। कल दीनापुर में कड़ाह चढ़ा था। पांडे जी ईसुर भगत हकलाते हुए बोले। कुएं की जगत से बाल्टी का पानी इस लिए जगेसर पांडे उतर रहे थे। घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। क्या कह रहे हो भगत? कड़ाह चढ़ा था? क्या कहा सोखा ने? चौराहे पर छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुभलाते हुए बोला, काशीनाथ की शरण भाई लोगों, सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे। आदमी मवेशी की क्षय होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, प्रलय होगी। प्रलय ना होगी तब क्या बरक्कत होगी? हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा? माथे के लुग्गे को ठीक करती हुई धनेसरा चाची बोली, मैं तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है? राम रे राम, एक ने पाप किया, सारे गांव के सिर बीता। उसकी माई कैसी सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी हुई, हो न हो दाल में कुछ काला है। कुछ साफ भी कहोगी भौजी? बीच में जगेसर पांडे बोले, क्या हुआ आखिर? हुआ क्या? विधवा लड़की बेटा पैदा कर सुहागिन बनी है। कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए। आगत भय से सबकी सांसें टंगी रह गईं। तभी मिर्च की तरह तीखी आवाज में चाची बोली, कोई आज की बात है? 3 दिन हो गए। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी के बस में करती चाची चौराहे की ओर बढ़ चली। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चला जा रहा था। सबकी आंखों में नई डीह का भविष्य था। रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह उब चुब करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे पर खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले जा रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौवा लहर के धक्के से बिछल जाता। भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील झपट पड़ती। विचित्र दृश्य है। पांडे ना जाने क्यों बुदबुदाए। फिर मिट्टी की बनी पुरानी बखरी की ओर देखा।
पांडे के दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। उनका ऐसा अकबाल था कि कोई किसी को भी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई है ये बकरी, भाग की लेक की कौन टारे। 2 पुस्त के अंदर ही सभी कुछ खो गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ के बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु भैरव पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय निरवलंब खड़े रह गए। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, काम धाम के लिए दुधमुहे भाई की देख रेख, रहने के लिए बकरी जिसे पिछले बाढ़ के धक्कों से ने एकदम जर्जर कर दिया है। अब ये भी ना बचेगी। पांडे के मुंह से भवितव्य फूट रहा था, जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदुरे हाथों के स्पर्श से पिघल गईं। वर्षा का पानी पसीज कर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। सनसनाती हवा गांव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। भैरव पांडे के कानों में आवाज के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। बैसाखी उनके शरीर के भार को संभाल ना सकी और वे धम्म से चौखट पर बैठ गए। बाजू के धक्के से कुहनी छिल गई। चिनचिनाती कुहनी का दर्द उनके रोए रोए में बिंध रहा था और पांडे इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब कुछ गया, वे बुदबुदाए। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी इस जर्जर बकरी को हड़पने लगी। उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है, जिसे अपनी इस विपन्न अवस्था में भी पांडे ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वो प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर चढ़ी रही। मैं जानता था कि ये छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पांडे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का छरहरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरों को माँ की छाया तैरती नजर आती। उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते कि इस पर भैरव पांडे के दादा की लौछार पड़ी है। पांडे हो होकर हंस पड़ते। जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठकर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते, तेरे आंख में 100 कुंड बालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नजर गड़ाता है। कुछ भी हुआ तो इसे भगवान कसम तेरा गला घोट दूंगा। बड़ा आया मुखिया जी। फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लौछार पड़ेगी मुखिया जी? दादा के पास तो 5 पछाही गायें थी, एक से एक। 2 थन दूह ले तो पंचसेरी बाल्टी भर जाती थी। यहाँ तो इस लौंडे को दूध पचता नहीं। फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को। अब वो पुराने जमाने की बात कहाँ रही पांडे जी, मुखिया कहता और अपने संकेतों से शब्दों की में मिर्च की तिताई भरकर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नौजवान कुलदीप उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता, किंतु भैरव पांडे के डर से वो कुछ कह ना पाता। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई के बिनौले निकालते, तुमते, सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते। जजमानी चलाते, पत्रा देखाते, सत्यनारायण की कथा बाँच देते और इससे जो कुछ भी मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। यह सब कुछ मर मर कर किया था। इसी दिन को पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी की ओर का नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भागकर छिपा है, राम जाने कैसे हो। सूखी आंखों से 2 बूंदें गिर पड़ी। अपने से तो कौर भी नहीं उठ पाता था। भूखा बैठा होगा कहीं, बैठे मरे हम क्या करें। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और चुप लेटे रहे। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ाया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चौरा था, जो बरसात के पानी से कटकर खुरदुरा हो गया था। पुराने पौधे के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधों की सख्त पत्तियों पर टकराकर बिखर जाती। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वो शाम भी नाच उठी। 2 बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फुलमत आई अपनी बाल्टी मांगने और सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से।
कुलदीप जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पांडे ने। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फुलमत आंगन में इसी चौरे के पास आकर खड़ी हो गई थी और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी। अचानक तब ना जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे। वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फुलमत तुलसी चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। ना जाने क्यों पांडे की आंखें भर आईं। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदुरे चौरे को उसकी माँ पीली मिट्टी से के लेवन से संवार देती, फिर श्वेत बलुई माटी से पोत कर सफ़ेद कर देती। शाम को सूखे चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वो लड़कों के मंगल के लिए विनय करती। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे। पांडे को सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ाया और फुलमत बाल्टी लेकर चुपचाप चली गई। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में ना थी और दोनों ही भय और की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर अवसाद का भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता। ना तो पहले जैसी जिद करने की हिम्मत होती और ना ही हंसी के कलरव से घर के कोने कोने को गुंजार बनाने का साहस। पांडे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का क्षणिक खिलवाड़ समझा। सोचा धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, दोनों को दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा। पांडे के रुख से फुलमत भी सशंक हो गई थी। वो इधर कम आती। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नज़र थी। वह किताब खोलकर बैठता तो दिए की टेम में श्वेत वस्त्रों में लिपटी फुलमत खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वो एकटक दिए की लौ की ओर देखता रह जाता। पांडे को उसकी ये दशा देखकर बड़ा क्रोध आता, पर कुछ कहते नहीं। कुलदीप एक बार टोक भी दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह, तबीयत तो ठीक है ना? जी, इतना ही कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लग गया था। दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके पीछे घने अंधकार में लेटे पांडे क्रोध, मोह और ना जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। रीमल मल्लाह की ये विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों लगी है? पता नहीं कहाँ से दब बह दहकर यहाँ आकर बस गए। कुलच्छनी अब क्या चाहती है? बाप मरा, पति मरा, अब ना जाने क्या करेगी। ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। ये कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, ना पढ़ता है ना लिखता है। हंसना खेलना खाना सब भूल गया। पांडे चारपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाते रहे, पर कुछ निर्णय ना कर सके। समय बीतता गया। कुलदीप भी खुश नजर आता, हंसता खेलता। पांडे की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उसके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के दो चार उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते। दिन गपाष्टक में बीत जाता। सुरती मलमल ताल ठोकते और पिच से थूक कर किसी को गाली देते या निंदा करते। इन सब चीज़ों से वास्ता न रखते हुए भी पांडे सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता। हूँ हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों में सन्नाटे को किसी तरह झेल ले जाते। पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा ऊपर चढ़ आया था। लहरों की टकराहट और तेज हो गई थी। रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी गांव के थोड़ा और निकट आ गया था। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थी। पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वे फुसफुसाए। बगल की दीवार में ताखे पर रामायण की गुटका रखी थी। उन्होंने उठाई। एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। जब से वो गया है आज तक गुटका नहीं खुली। पांडे के हाथ कांपे। गुटका उलटकर उसकी छाती पर गिर पड़ी। उठाकर बोला, खोला, वही लाल निशान। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। पांडे की आंखें भरभरा आई। झरझर आंसू गिरने लगे। हिचकी लेकर वे टूट पड़े। ये चुड़ैल मेरा घर खा गई। शब्द फूटे किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से ही क्या होगा? अब इतने तक रहता तो कोई बात थी। आज उसे बच्चा हुआ है, कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पांडे बड़बड़ाए। उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों में कसकर खींचा, जैसे उसकी जड़ में पीड़ा जम गई है। खींचने से थोड़ी राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे किंतु उठ ना सके। आंखों के सामने चिंगारियां
चिंगारियां टूटने लगीं। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे इतना कमज़ोर हो गए हैं कि कुलदीप के जाने के बाद से आज तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बनकर रह गया है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक वे जरूर बेचैन थे, किंतु समय ने उस दुख को भुलाने में मदद की थी। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। बीती घटनाएं एक एक आंखों के सामने नाचने लगी। चैत के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा के किनारे नीचे सिमट गई थी। नदी के पेड़ में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घन पलाश के पेड़ों की आरक्त पातें, बीच में घुघू चाहों और जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तीर तक बने हुए छोटे छोटे बड़े पैरों के निशानों की 2 पंक्तियां, सिर्फ 2। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, श्यामा की चीरती दर्द भरी आवाज़, एक चुप्पी, फिर हकलाती आवाज़, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ किंतु तुमको कभी नहीं। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थी। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाज़ों का अर्थ खो जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट। भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्मलता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का ही प्रयत्न करते रहे? एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता, ये विधवा ना होती। तुलसी चौरे की वंदना पांडे के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफ़ेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वो आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे विचलित खड़े थे, विमूढ़। ये असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपके। कुलदीप, बड़ी कर्कश आवाज़ थी पांडे की। फिर दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों संवेद दिखाई पड़े थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। मैं पूछता हूँ, ये सब क्या है? पांडे चिल्लाए। इतने निर्लज्ज हो तुम दोनों? पांडे बढ़कर सामने आए, फुलमत की ओर मुंह फेर कर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि जो तू चाहती है वो स्वप्न में भी नहीं हो सकता? कभी नहीं, कभी नहीं। फुलमत चुप थी। पांडे दूने क्रोध से बोले, चुप क्यों है चुड़ैल? बोलती क्यों नहीं? मैं क्यों इनकी जिंदगी बिगाड़ूंगी दादा? वो सहसा एकदम निचुड़ गई। मैंने तो इन्हें कई बार मना किया। कुलदीप, पांडे दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोटते मुझे देर न लगेगी। दादा, कुलदीप हकलाया। हम दोनों पापी नीच। भैरव पांडे के हाथ की 5 उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आईं। मैं सोचता था तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर तुल ही गया है। वे फुलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन? भाग, नहीं तो तेरा गला घोट कर इसी पानी में फेंक दूंगा। अंधड़ को पीते हुए त्रिशित सांप जैसा स्वर, ये सब मैंने किया था। पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। उसकी छाती पर से सरक कर रामायण का गुटका जमीन पर गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव की खाक छानते फिरते। 3 दिन 3 रात बिना अन्न जल के वे पागल की तरह कुलदीप को ढूंढते फिरे, किंतु वो नहीं मिला। थककर हार कर पांडे वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी विशाल लंबी बकरी, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत पुजारी के तप की तरह अडिग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण, पिंजर की तरह लगती थी वो बकरी। चौखट पर पैर रखते हुए पांडे की आत्मा करा उठी, चला गया। वैशाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वो कभी नहीं लौटेगा। रात में बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपनी आंखों से ओट नहीं होने दिया था। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पांडे अधरों की मेड़ के पीछे बिथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयास करते रहे। भोर होने में देरी थी। उनीदी आंखें करवा रही थी, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने के बसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज पर ललछौहा उजास फूटने लगा था। गली के मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जात की घर घर गूंज रही थी। एक घुमड़ता घरघराहट का स्वर, जिसके पीछे जात वाली के कंठ की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कौंध जाती थी।
मोहे जोगिनी बना के कहाँ गईले रे जोगिया। पांडे एक क्षण को अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। प्यासे भूले भटके थके हुए स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हों। अब रोने चली है चुड़ैल। पांडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे, रो रो कर मर, मैं क्या करूं। बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूंटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहा है रे छबीला। पांडे बलाद चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले, देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं। पांडे मुस्कुराए, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खूंटियां गाड़कर कर्मनाशा की बाढ़ रोकना चाहता है। वह भीड़ कैसी है रे छबीले, नहीं जानते। फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे से सटकर बोला, क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना। हाँ हाँ, पांडे आगे बढ़े। बोतल की टीप खुल गई थी। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चली थी पांडे के वंश में कालिक पुतने। अच्छा ही हुआ कि वो छोकरा भी आज नहीं है। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटे हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार रो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया था। अपने अपने प्राणों का मोह इन्हें पशु से नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने पाप किया। 4 साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरह फुफकार रही थी। आज मुखिया का विरोध करने का किसी का साहस न था। उसके नीचता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, किंतु कौन बोले। सब मुँह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे, मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर दिया। एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया उसका दंड भी वही भोगे। एक बीभत्स सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा, आगे बढ़े। फुलमत भय से चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी, तो सुनो। कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वो अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे। तो ये है बूढ़े पांडे जी की बहू, मुखिया ने व्यंग से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को। लोग अवाक पांडे को देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल। कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्धत लहरों की चपेट में बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वे आज एक टूटे हुए नीम के पेड़ से टकरा रही थी। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थी। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थी, शिथिल, थकी, पराजित। तो बच्चों, आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।